मेरे IIT नेस्ट के वॉरियर्स, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ स्कोरिंग 60 आउट ऑफ 60 इन द सब्जेक्ट्स व्हेन यू आर गोइंग टू गिव IIT 2026। और आज मैं बात करने वाला हूँ आपके सबसे ज़्यादा खतरनाक डरा देने वाले सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि फ़िज़िक्स के बारे में। चाहे बच्चा मेडिकल वाला हो, इंजीनियरिंग वाला हो या अप्लाइड साइंस वाला हो, फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबकी नैया डूब जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसलिए फ़िज़िक्स को अगर तुमने संभाल लिया और फिज़िक्स में गलती से तुम्हारे 60 में से 60 आ गए, जो कि मुमकिन है बेशक, तो तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमने कितना बड़ा एक कंपटीशन क्लियर कर दिया, कितने लोगों को पीछे करके तुम आगे चले गए, तुम्हें उसका ज़रा भी अंदाज़ा अभी नहीं होगा। बट जब रिजल्ट आएगा तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज की वीडियो में मैं बुलाऊंगा आपके कलित भैया को और उनसे डिस्कस करेंगे 1-on-1 कि मैथ्स की तरह, केमिस्ट्री की तरह अगर फिज़िक्स में कोई बच्चा 60 आउट ऑफ 60 लाना चाहता है तो उसे क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो जल्दी से बुलाते हैं कलित भैया को। तो हमारे बीच आ चुके हैं हमारे प्यारे कलित भैया। बच्चों, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। इन्होंने ऑलरेडी आपका ड्रीम एग्जाम IIT फोड़ रखा है। बहुत ही सालों से IIT के एस्पिरेंट्स को फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं। फिज़िक्स में है इनकी एक्सपर्टीज़ बहुत ही तगड़ी और इनके सर पे कभी नहीं मिलेगी तुम्हें पगड़ी। तो खैर, फिज़िक्स की बात कर लेते हैं। सर, जैसे मैथ्स, बायो और केमिस्ट्री में यूनिट्स होते हैं, वैसे फिज़िक्स में भी यूनिट्स होते होंगे। हाँ जी, फिजिक्स में भी लाइक मैकेनिक्स वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, सो यूनिट्स होती हैं अलग अलग। तो बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता होगा कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, पहले करनी चाहिए, कौन सी बाद में करनी चाहिए। तो उसके लिए अगर हम बच्चों को थोड़ा सा आइडिया दे दें कि भाई इंपॉर्टेंस के बेसिस पे तुम्हें यूनिट्स को कैसे अरेंज करना चाहिए, तो बच्चों की थोड़ी मदद हो जाती है। सर, दिखा दीजिए कुछ अच्छा। श्योर सर। हाँ, तो बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हैं हमारे फिजिक्स की यूनिट्स, तो अगर हम वेटेज का एनालिसिस देखें तो क्लास वाइज क्लास 11 से हमारा ऑलमोस्ट 47% जो पेपर है वो आया है और क्लास 12 से हमारा 52.59%। पेन ले लो सर। दैट मीन्स ओके, सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 से हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है क्लास 11 से, बट दैट डजंट मीन कि आपको क्लास 11 को इग्नोर करना है। क्योंकि अगर मैं वेटेज पे आऊँ यूनिट्स की वेटेज पर, तो अगर हम यहाँ पे मैकेनिक्स की बात करें, ठीक है, मैकेनिक्स का बहुत ही ज़्यादा मैसिव वेटेज है 20.83%। एंड ऑलमोस्ट इसी का इक्विवेलेंट हमें यहाँ पे क्लास 12 की इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा। और इस इलेक्ट्रिसिटी में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बहुत ही बड़ा और एक बहुत हैवी चैप्टर भी है, ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं उसमें, प्लस साथ में कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन तीनों चैप्टर्स को मिला के, इनफैक्ट इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो सबसे बड़ा पार्ट है उसका, तो उसका 20.84% ऑलमोस्ट ये हमारे इक्वली कल आ रहे हैं। तो ये जो है हमारा दिस इज फ्रॉम क्लास 12 एंड दिस इज फ्रॉम क्लास 11। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि क्लास 11 आपने इग्नोर नहीं मारनी है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 47% है, 52% है, तो क्लास 11 को आप इग्नोर मार दें, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। ओके, उसके बाद यदि हम देखें, सो नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी है क्लास 12 का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपके क्या आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, EMI, AC, इस टाइप के जो चैप्टर्स हैं, वहाँ से भी आपकी काफ़ी हैवी यहाँ पे जो वेटेज है दैट इज़ अराउंड मोर देन 13%। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है इनफैक्ट, क्योंकि ये सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड है और इसमें लाइक ईजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस बनते नहीं। उसके बाद अगर हम आए तो आता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। ये तो इसको मैं स्टार बोलूँगा। मॉडर्न फिजिक्स तो ऐसी चीज़ें जो लाइक आपकी नैया पार करवा देगी, ठीक है, बहुत ही इजी, ठीक है, बहुत स्कोरिंग और इतने लाइक छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। मोर ओवर वो तो आपके शायद केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आता हो, थोड़ा बहुत रेडियस ऑफ एटम वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी पढ़ लेते हो, तो फिजिक्स में आके उसके रिवीजन और थोड़े से अलग लेवल पे होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्कोरिंग टॉपिक है, इसके जो सवाल आते हैं वो हमेशा बनेंगे। बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं और बहुत ही ईजिली ये हो जाता है। और उसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशन और साथ में थर्मोडायनेमिक्स, दोनों की यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। सो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स अकेले ले लें तो एक अकेला यूनिट बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। अगेन ये केमिस्ट्री के साथ थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट खाता है, बस वहाँ पे आपके बस वर्क डन के साइन, हम फिजिक्स में वर्क डन बाय द गैस लेते हैं, केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन द गैस लेते हैं, बस ये डिफरेंस हमारा आ जाता है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स भी एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। टॉकिंग अबाउट ऑसिलेशंस, ठीक है, ऑसिलेशंस में हमने यहाँ पे साथ में वेव्स भी इंक्लूड की रही हैं। तो ऑसिलेशन और वेव्स में बस आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट विद ट्रिग्नोमेट्री एज वेल, साइनसोइडल फंक्शंस। तो मैथमेटिक्स अगर आपका जितना स्ट्रॉन्ग है उतना बेटर आपका ये वेव्स एंड ऑसिलेशंस होगा। उसके बाद अगर हम आए, नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगेन ये काफ़ी छोटे टॉपिक्स हैं और इसमें इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, लाइक 4-5 टॉपिक्स आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। बट हाँ, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, तो अगर आप वो कर लें डेफिनेटली ये भी हमारे लिए काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स के भी वैसे तो 2 हिस्से होते हैं, एक होते हैं हमारे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स इज़ अ हाईली स्कोरिंग टॉपिक। क्लास 10th में हो सकता है बच्चे डरते हैं कि भाई हमारे
जो लेंस के हम डायग्राम्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, कैसे आ रहे हैं जो रे डायग्राम्स। बट 12th में कोई रे डायग्राम्स आपके होते नहीं, उस समय सिर्फ आपकी कैलकुलेशन होती है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन होती है इनफैक्ट, ठीक है। ये टॉपिक 8वीं में आया, मैं तब भी नहीं पढ़ पाया। 10वीं में आया, मुझे तब भी समझ नहीं आया। फिर ये 12वीं में आया, लड़ झगड़ के मैंने एक डेरिवेशन सही करी थी पेपर में इसकी। बट चलो, इसकी अच्छी बात यह है कि इस समय अब आपको रे डायग्राम्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो चीज़ आपकी, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे स्पेक्टिकल्स पहने, ठीक है, इन्होंने भी पहने, तो हमारी जो लेंस है वहाँ पे सारी की सारी क्या यूज़ होती है, ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स यूज़ होगी। सो डेफिनेटली हमारी लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारी जो आई के अंदर लेंस होता है दैट इज ऑल्सो कन्वेक्स लेंस, तो वो भी वहाँ पे हर एक जगह ऑप्टिक्स यूज़ हो रही है, राइट। बिल्कुल। इनफैक्ट हम जो यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं तो सामने जो कैमरा है हमारे, उसके अंदर भी लेंसेज हैं, सो वहाँ पे भी सारा का सारा ऑप्टिक्स का खेल है, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिक्स के बाद आता है हमारा लास्टली बचा ये ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया ढंग से तो ग्रेविटेशन के फॉर्मूले डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट किए जा सकते हैं। जस्ट आप वहाँ पे स्मॉल के को कैपिटल जी से रिप्लेस कर दोगे, क्यू को आप मास से रिप्लेस कर दोगे, सो वहाँ पे एक डायरेक्ट आपको एक एनालॉजी मिल जाती है, एक डायरेक्ट रिलेशन मिल जाती है। अगर तुम्हें ट्रेंड एनालिसिस बाय द वे डिटेल में चाहिए और तुम्हें पूरी की पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस का भंडार चाहिए, तो तुम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप चेकआउट कर सकते हो। हमारे मटेरियल्स में है दम और हम नहीं है किसी से कम। जल्दी से जाओ, अगर परचेज करना चाहो कोई भी चीज़, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो गेट इट एंड प्रैक्टिस हार्ड। अब आगे चलते हैं सर, और इनको बता देते हैं पिछले साल 2017 से लेकर 2025 तक का क्या ट्रेंड रहा फिजिक्स में, ताकि वो थोड़ा सा मैप हो जाए उनके दिमाग में कि किस तरह प्रिपरेशन चलानी चाहिए हमें। ओके, तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया आपका मैकेनिक्स, ठीक है, राइट। तो मैकेनिक्स के अंदर आपके क्या है, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बेसिकली जो हमारे सेंटर ऑफ मास कोलिजन वाला चैप्टर है, वो सारा का सारा हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में है। ओके, तो अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो, इनफैक्ट अगर आप लोग मेरे से पढ़ोगे और जो लोग मेरे से पढ़ते हैं उनको पता होगा मैंने इस चैप्टर को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, रोटेशन, ठीक है। और मैंने क्लास में एक चीज़ बोली है, जिसको रोटेशन आता है उसको पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स आती है, इनफैक्ट उसको फिजिक्स आती है, क्योंकि मेनली फिजिक्स जो हम रियल लाइफ में देते हैं सारी की सारी क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्योंकि सारी की सारी नॉर्मल लाइफ में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ना कि ये वेव्स वगैरह उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर आपको रोटेशन आता है तो आपको हर एक चीज़ आती है। तो रोटेशन में याद हम यहाँ पे देखें तो देखो भाई 17 में लाइक जो मैंने एग्जाम दिया था 17 का, फॉर्चुनेटली उसमें नहीं आया था, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बट देखो 18 में एक, 19 में एक, 20 में एक, 21 में 2, और फिर देखो अब उसके बाद वेटेज लगातार लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशंस के क्वेश्चंस हर ईयर बढ़ रहे हैं। और 25 की बात करें तो उसमें भी हमारा एक क्वेश्चन तो आया है, ठीक है। तो अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में ऑलरेडी जैसे मैं बोल रहा हूँ रोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपको रोटेशन आता है, चूंकि ये टफ चैप्टर भी है और इससे बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, तो बेटर है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मैकेनिक्स में ओवरऑल मैकेनिक्स में भी जो सबसे ज़्यादा वेटेज है दैट इज ऑफ रोटेशन। और अगर बाकी चैप्टर्स में देखें तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आ गया हमारे, ये सेंटर मास वाले चैप्टर। सेंटर मास वाले चैप्टर से भी हमारे ऑलमोस्ट हर ईयर एवरेज ऑन एक सवाल तो आता ही, ठीक है। टॉकिंग अबाउट वर्क पर एनर्जी, वर्क पर एनर्जी में स्टार्टिंग में हमारे टाइम में भी लाइक मेरे टाइम में एक सवाल आया था, 18 में भी एक सवाल आया, फिर आना बंद हो गया और अब जाके 25 में एक सवाल आया था। टॉकिंग अबाउट दिस लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन इज ऑल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट बीच बीच में यहाँ पे कभी गैप पड़ जा रहे हैं और अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये 2 क्वेश्चन एक बारी में दे रहे हैं। टॉकिंग अबाउट दिस काइनेमेटिक्स, अब काइनेमेटिक्स में आता है 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, तो उसमें डेफिनेटली 1D से तो इतने सवाल आते नहीं हैं, आएंगे तो 2D से, राइट। और 2D काइनेमेटिक्स की बात करें तो वैसे यहाँ पे नहीं दिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 17 में जो मैंने एग्जाम दिया उसमें काइनेमेटिक्स का एक सवाल आया जिसको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काइनेमेटिक्स में नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका भी सवाल है। तो यहाँ पे जो डाला है वो एक्चुअल में इन दोनों का एक मिक्सचर है। यस एग्जैक्टली। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चंस आईटी में आने हैं सिर्फ 15। अब उस 15 में वो डेफिनेटली 2-3 चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन देंगे, पूछ लेगा। तो वो जो क्वेश्चन था उसमें था कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई और साथ में हमने उसका मोशन देखना था, तो वो हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन होना था और हमने वहाँ पे ग्रेविटी नहीं देखनी थी, ठीक है। बिना ग्रेविटी की एब्सेंस में हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उन्होंने काइनेमेटिक्स को जोड़ के एक्चुअल में ये एक क्वेश्चन बनाया था। सो दिस क्वेश्चन यू कैन प्लेस इन काइनेमेटिक्स एज वेल। ओके, सो दिस इज अबाउट मैकेनिक्स। और अगर मैकेनिक्स के बाद ऑसिलेशंस में आते हैं तो ऑसिलेशंस में मोस्टली हमारे एसएचएम से क्वेश्चन आते हैं, वेव्स से क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि वेव्स इज डेफिनेटली बेस्ड ऑन एसएचएम। सो इफ यू नो एसएचएम यू विल बी वेरी गुड एट वेव्स एज वेल। सो अगर हम एसएचएम की बात करें, सो मेरे 17th के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया था, फिर एक फिर नहीं, फिर एक और अब जाके 24 में तो 3 क्वेश्चन आए थे, सीधे ही 3 क्वेश्चन। 25 में नहीं है तो हो सकता है 26 में चांस है, 26 में चांस है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ सकता है ऐसे। वर्षते ये वीडियो वो भी देख रहे हो जो पेपर बनाने वाले हैं। यस। और अब नेक्स्ट आते हैं, यस, तो वेव्स में अगर ऑलमोस्ट हम बोले तो वैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन 2025 में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं।
2025 में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, बट अगर आप SHM में बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली वेव्स भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो SHM के थ्रू आपका वेव्स में भी काफ़ी बेटर होने वाले। फिर आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फ्लूइड से पहले बीच में लाइक बैक टू बैक क्वेश्चंस कई बार नहीं आए, अगर आते हैं तो गलती से एक आध सवाल वो डाल देंगे। तो फ्लूइड्स अगर हम IIT से के इंपॉर्टेंस के बेसिस पे देखें तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना JEE में जितना इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट एडवांस में उतना हमारा IIT में इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, KTG की बात करें, अब KTG को वैसे हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट अगर ओवरऑल KTG की बात करें तो उसमें बैक टू बैक लगातार 3 साल तक क्वेश्चंस आए थे और उसके बाद क्वेश्चंस आना ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। तो KTG में उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि KTG थोड़ी सी केमिस्ट्री में पढ़ाई। राइट, एग्जैक्टली, इसीलिए तुम्हें पढ़ लेनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि केमिस्ट्री के सिलेबस से KTG हटाई जा चुकी है IIT के लिए। तो अब होता क्या है कि KTG एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है अगर आपको गैसेस के बिहेवियर्स को समझना है, जो कि बहुत ही कॉमन है थर्मोडायनेमिक्स। चाहे आप फिजिक्स का थर्मो पढ़ो या केमिस्ट्री का पढ़ो, तो KTG को पढ़ लेना, समझ लेना। हाँ, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हो और बहुत ज़्यादा उसमें मैड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेंड एनालिसिस ऐसा ही बोलता है भाई। और ऊपर से KTG एक ऐसा चैप्टर है टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखना है और उस फॉर्मूला बेस्ड पे ही सवाल आता है। एग्जैक्टली, कि हमारी वेलोसिटी, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे हमारे सबसे अबंडेंट गैसेस हैं, ठीक है, हाँ, उनकी वेलोसिटी टेम्परेचर के साथ किस रेशो में वेरी करेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस टाइप के। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपने में एक होल एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है और इसके थ्रू हमें पता लगता है किस तरीके से हम हीट को, वर्क को और इंटरनल एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। और इसको हम एक्चुअल में मिलाना चाहें तो मैकेनिक्स के क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर मेरे पास कोई पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है, ठीक है, अब पिस्टन सिलेंडर सिस्टम में मैं फोर्स लगा सकता हूँ, ठीक है, फोर्स के थ्रू मैं वहाँ पे वर्क डन देख सकता हूँ। और अगर मैं उसके नीचे कंबशन कर दूँ तो वहाँ पे हीट होने की वजह से, हीट जनरेट होने की वजह से उसके अंदर कुछ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा क्या, तो उसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स यूज़ कर सकता हूँ। तो मैकेनिकल वर्क के साथ में थर्मोडायनेमिक्स की वजह से जो PV वर्क है मैं उसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। राइट, तो अगर थर्मो की अगर हम बात करें तो थर्मो में जो 2017 में एक क्वेश्चन आया था और उसमें इन्होंने इसको काफ़ी प्यार से घुमाया था। तो वहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी कि वहाँ पे कुछ ऐसा था कि कुछ इस तरीके का ग्राफ था, समवट लाइक दिस, और यहाँ पर ये पॉइंट्स थे A, B और C, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे दिख रहे ये मेरा PV ग्राफ है। हाँ। तो A और C पॉइंट्स में मेरे वॉल्यूम क्या है, सेम। हाँ, ठीक है, A और C पॉइंट्स में मेरे वॉल्यूम सेम है। हाँ। वहाँ पे उन्होंने जो ऑप्शंस में दिया था वहाँ पे उन्होंने PA की जगह PC लिखा था, ठीक है। अब मैं करके आ गया और मैंने सोचा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, तो मैंने अपने ऊपर एक डाउट कर लिया। तो एग्जाम में मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, अगर आपका आंसर आ रहा है आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ एक सिली मिस्टेक में आ जाती है, तो उस चीज़ की वजह से वो क्वेश्चन मेरा इनकरेक्ट हो गया था। सो ये है थर्मोडायनेमिक्स की बात। सो आपको ये चीज़ ग्राफ में ध्यान रखनी है, कहीं भी अगर चीज़ें सेम आ रही है तो आपको उसको दूसरे वे में भी लिख सकते हो। A को आप C लिख सकते हो, C को आप A लिख सकते हो। राइट, ओके। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है और 18 और 19 में तो 2-2 क्वेश्चन आए। 25 में क्वेश्चन नहीं आया है, दैट मीन्स 26 में आने के चांसेस हैं डेफिनेटली, क्योंकि हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ रहा है। इसके बाद अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस आए थे, अब नहीं आते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन, जैसे मैंने बोल दिया, ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ थोड़ा रिलेट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई ग्रेविटेशन को ये मोस्टली इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके सर, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हुआ क्लास 11th का हमारा ट्रेंड एनालिसिस कंप्लीट। अब क्लास 12th पे आते हैं। तो क्लास 12th पे हम देखें तो ऑलरेडी जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे काइनेमेटिक्स के साथ लिखा के रखा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल 1 से 2 सवाल आते ही हैं, हर साल आते ही हैं सवाल, और बहुत ही ईजी, बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं इसके, और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको करके जाने। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ऑलमोस्ट हर साल एक सवाल आते ही आते हैं। EMI से भी हर साल एक सवाल आते हैं, तो EMI पे भी आपने बहुत अच्छा फोकस रखना है। राइट, टॉकिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी ऑलमोस्ट 2 या 1 सवाल डेली हर ईयर आते हैं, तो उस पर भी आपने ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका मॉडर्न फिजिक्स, जो मैंने बोला था बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स से हर साल 1 या 2 सवाल आते हैं, और हमारा रे ऑप्टिक्स भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 12 के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट, EMI, रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब आपको क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पता चल चुके हैं, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप सेट करोगे प्रायोरिटी। पहले आप देखोगे आपने कितने छोड़ रखे हैं, इनमें से प्रायोरिटी के हिसाब से उनको पहले कंप्लीट करना, और फिर जो बाकी के टॉपिक्स है जो उतने इंपॉर्टेंट यहाँ मार्क नहीं है उनको करना। अगर सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन में यही पैटर्न फॉलो करना, और जब पढ़ाई करोगे तो ध्यान में रखना इन टॉपिक्स को जो मार्क कराए गए हैं कि इनमें लीनियंसी नहीं दिखानी है, और इनको और थोड़ा सा डिटेल में प्रैक्टिस कर जाएंगे तो उससे फ़ायदा ही होगा। अब कलित भैया तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें एक्चुअल में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करने ही करने हैं इन 3 दिनों।
तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि मिनिमम प्रैक्टिस हमें कितने चाहिए, तो अगर हम मैकेनिक्स में आते हैं, ठीक है, तो मैकेनिक्स में अब ये जो मस्ट डू यहाँ पे लिखे, ये है वो हमारे टॉपिक्स जो हमारे फाउंडेशन बनाते हैं क्लास 12th की। राइट, बेसिकली जैसे अगर आप ABCD पढ़ते हैं तो आप सेंटेंस लिखना सीख सकते हैं। तो ये मस्ट डू टॉपिक्स आपको ये तो करने ही करने हैं। अब आते हैं इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर रेड पेन ले लूँ और मैं रोटेशन को मार्क कर दूँ, भाई रोटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोटेशन के हमने बोले मिनिमम आपको 80 क्वेश्चंस तो करने हैं, हाँ एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस, ताकि आपकी उसमें एक अच्छी लेवल ऑफ प्रैक्टिस हो जाए। फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन के ऑलमोस्ट 70 एंड सेंटर मास कोलिजन मोमेंटम के भी आपको 70, और बाकी यहाँ पे आपको दिखाएंगे, बट मैं आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, रोटेशन, लॉज ऑफ मोशन, सेंटर मास मोमेंटम एंड कोलिजन। फिर आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो थर्मोडायनेमिक्स के आपको एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस करने होंगे, और उसके अलावा ऑसिलेशन एंड वेव्स, ऑसिलेशन के आप 40 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक जो सबसे अच्छा बेस है वो आपका कवर कर देगा, और बाकी में आप थोड़े कम क्वेश्चंस कर सकते हो क्योंकि उनसे काफ़ी कम आने की प्रोबेबिलिटी होती है। बट ये जो हाईली स्कोरिंग टॉपिक्स एज वेल एज हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, इससे आपको मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो करने हैं। अब टॉकिंग अबाउट क्लास 12, तो इसमें डेफिनेटली हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, इसमें आपको 80 और 50 क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपको एटलीस्ट 50, सो 80 और 50 का अगर आप करें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, तो उसमें आप 30 to 40 क्वेश्चंस एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, राइट, ये भी बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है 40। उसके बाद अगर हम आ जाए EMI में भी आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। फिर आता है हमारा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की बात करें अगेन मिनिमम 40, एंड लास्ट है हमारे ये आ रहे हैं हमारा मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के जो पहले 3 चैप्टर हैं, सेमीकंडक्टर का उतने क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि अगर हम पीछे भी देखें तो सेमीकंडक्टर्स के ऑलमोस्ट लाइक 111, बाकी 000 ऑलमोस्ट नहीं आ रहे क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, इनके आपको मिनिमम 30 और 30 क्वेश्चंस तो करने हैं। तो ओवरऑल हमारा मॉडर्न फिजिक्स के 90 क्वेश्चंस हो गए। तो मिनिमम अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका स्कोर बहुत बूस्ट होने वाला है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी एक अच्छी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो ये थी बच्चों 60 आउट ऑफ 60 की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करते हो तो येस, यू विल बी वन मोर स्टेप अहेड टुवर्ड्स योर गोल ऑफ 60 आउट ऑफ 60 इन फिजिक्स, क्योंकि जैसा कि कलित भैया ने कहा था, और डेफिनेटली आपके 60 आउट ऑफ 60 आएंगे, क्योंकि मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स के भी 60 आउट ऑफ 60 आए हैं, और उन्हें भी मैंने यही चीज़ बताई थी कि आपने ये गलतियाँ नहीं करनी है जो मैंने करी थी अपने एग्जाम में। और मोरओवर हमने यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस बहुत ढंग से देख लिए, और हमारे प्रीवियस ये स्टूडेंट्स के भी 60 आउट ऑफ 60 फिजिक्स में आए हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे बिल्कुल ढंग से मेहनत करते रहनी है और इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपने पढ़ते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कोई भी टीचर जिसने लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर देखा हो, चाहे वो एक भी बार सक्सीड ना हुआ, वो भी एक अच्छा टीचर बन सकता है। लेकिन यहाँ जो टीचर्स हैं उन्होंने फेलियर भी देखा है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फोड़े हैं, इसलिए हमसे ज़्यादा खतरनाक कोई तुम्हें मिलेगा नहीं IIT नेस्ट के लिए, इस बात की तो पूरी गारंटी मैं ले रहा हूँ। बाकी अगर कोई ड्रॉपर बच्चा है जो देख रहा है, जिसको तैयारी का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है, तो मैं बता दूँ कि हमारे रमन 2.0 कलाम 2.0 में धांसू डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आप अभी जाके अवेल कर सकते हो, और उसमें आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो राइस 2000, जिससे आपको एक बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। और अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए सोर्स ढूंढ रहे हो तो भी मास्टरिंग की बुक्स और IIT की मॉक बुक्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। पिज़्ज़ा के प्राइस से भी कम प्राइस में आप इन बुक्स को परचेज करके अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो कोशिश करना बच्चों, अगले बार की सर्दी मनाओ अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में, अपने हॉस्टल की रजाई में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।